हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्विक रिवीजन, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स देख लिए हैं। हमने काफी नॉलेज को अप्लाई करके भी देख लिया है और काफी हद तक कंसेप्ट्स क्लियर भी हो गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए तो लॉन्ग आंसर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस जनरली आपको पार्ट्स में स्प्लिट अप होके आते हैं, किस तरीके से किस पार्ट में कितना पार्ट पॉइंट लिखने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में इंक्लूडेड होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज या अन्य दूसरी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। ये सारी चीजें आपके लिए 100% फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, एन एलिमेंट इज प्लेस्ड in second group and third period of the periodic table burns in the presence of oxygen to form a basic oxide। सबसे पहला पार्ट ये बोलता है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां वो ये बोल रहे हैं कि सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड है ना, मतलब सेकेंड ग्रुप में है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, ये एक रफ डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें वो सेकेंड ग्रुप में है और फर्स्ट तो हमारा हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। इसी प्रकार ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। सो उन्होंने कहा है कि थर्ड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में मिल रहा है, तो सेकेंड ग्रुप ये है और थर्ड पीरियड ये है, मतलब सोडियम के बाद वाला एलिमेंट है ना। देखिए थर्ड पीरियड ये है और सेकेंड ग्रुप ये है, तो सोडियम के बाद वाला एलिमेंट कौन सा आता है? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं कि हमारा एलिमेंट जो है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं Mg। सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बचे 10 इलेक्ट्रॉन, पर 10 इलेक्ट्रॉन को हम एक शेल में नहीं भर सकते। सो 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आएंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में जब ये एलिमेंट बर्न होता है तो उसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखनी है। ये चीज हमने कहां देखी थी? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, एक्टिविटी 1.1 जो एनसीईआरटी की बुक का जो सबसे पहला पेज है, उसी में मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दी हुई है। चलिए देखिए, सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहां एक 2 लगाएंगे और यहां एक 2 लगाएंगे, इससे हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है और ये थर्ड वाले पॉइंट का आंसर है। डी, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इस ऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, क्या बैलेंस्ड इक्वेशन होगी वो देखते हैं। देखिए, सो MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O क्या देगा? MgOH होल ट्वाइस। ये कहां से पता चला? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। तो जब भी बेसिक ऑक्साइड पानी में घोली जाती है वो बेस फॉर्म करती है। दिस इज अ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही चीज एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, जब हम लोग एसिड बेसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां एक टॉपिक आता है पीएच। पीएच किस तरीके से एवरीडे लाइफ में हमें अफेक्ट करता है, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमें एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के टाइम पे MgOH होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? जो एसिड के असर को काट दे, और इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसको पानी में घोला जाता है तो एक दूध जैसा व्हाइट कलर का मिल्की अपीयरेंस वाला लिक्विड तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। ये सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी हैं। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो Mg, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन है 282, और उसके बाद O, जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? देखिए, मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
2 इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया बात है ये। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा मेटल, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देगा, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर एक पॉजिटिव, बल्कि एक नहीं 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, सो Mg2+ फॉर्म हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले गए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन इस तरीके से हमने 2 मैग्नीशियम के द्वारा दान किए हुए इलेक्ट्रॉन्स भी हमने यहां पे लिखे हुए हैं, यहां पे हम 2- लिख देंगे। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस कंपाउंड का नेचर क्या है? इस कंपाउंड का नेचर है आयनिक। क्यों हम इसका आयनिक नेचर बोलते हैं? क्योंकि यहां पे आयंस के फॉर्मेशन के कारण यहां पे कंपाउंड बन रहा है Mg2+ O2-, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि Mg gives Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और वह Mg2+ बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले लेगा और अपने आप को बना लेगा O2-। ओके, सो ये पूरा क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब चेक करते हैं कि क्या हमने जो सॉल्व किया है हमारा कंसेप्ट और नॉलेज लगा के, वो सारी चीजें सही हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। Since the element lies in group 2, it must be an alkaline earth metal. Alkaline earth metal जो है वो मैग्नीशियम इसलिए बोला जाता है कि जैसे देखिए ये पीरियोडिक टेबल है ना, यहां पे 2 ग्रुप्स हैं, तो पहले ग्रुप में बोला जाता है एल्कली मेटल्स और इसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप इनके बारे में डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Mg। अच्छा हाँ, तो ये इट मस्ट बी मैग्नीशियम, Mg कंफर्म हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, उसी कारण से 282 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये रिएक्शन हमने 2MgO वाली लिखी थी, यहां नीचे देखिए MgO + H2O gives MgOH whole twice, या MgOH whole twice, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। मैंने तो आपको बहुत अच्छे से पूरा इलैबोरेटिव दिखाया है, आप आराम से इस तरीके से दिखा सकते हैं और एक एरो दे दो तो Mg2+ Mg2+ और O2- बन गया है। ओके, और अगर नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना इस तरीके से, तो और आंसर परफेक्ट हो जाता है। बट एनसीईआरटी में ऐसे स्पेसिफिकली उन्हें नीचे नहीं दिया है, तो मार्क्स उसके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं कटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन, एन एलिमेंट X एटॉमिक नंबर 17, एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। वैसे हमारे दिमाग में ये चीज पहले ही आ चुकी है कि 17 एटॉमिक नंबर का क्लोरीन होता है। नेक्स्ट, रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट Y एटॉमिक नंबर 20, ये चीज भी हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से आ चुकी है कि जो ये Y है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। टू फॉर्म अ डाइवैलेंट हैलाइड, डाइवैलेंट हैलाइड का मतलब होता है 2 वैलेंसी हो गई ना, कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 वैलेंसी के कारण 2 हैलोजन साथ में जुड़े हैं। इसका मतलब मैं आपको इनिशियली ही बता देता हूं कि यहां पे पहला हम कंपाउंड है हमारा, वो पहला ये हमारा Y है Ca और जो X है वो है Cl। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CaCl2। इसको बोलते हैं डाइवैलेंट हैलाइड। ओके, चलिए आगे। वेयर इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स X एंड Y प्लेस्ड। चलिए अब हम जगह ढूंढते हैं कि हमारे एलिमेंट्स X और Y कहां दिए हुए हैं, तो X और Y यहां लिख देते हैं। X का एटॉमिक नंबर कितना है? X का एटॉमिक नंबर है 17, Y का एटॉमिक नंबर है 20। चलिए अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 287, यहां है 2882। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि कितने पीरियड्स हैं। तो 1, 2 और 3, ये थर्ड पीरियड में है। और हम ग्रुप भी देख लें, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो 2 से ज्यादा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितने भी होते हैं इसमें हम लोग +10 कर देते हैं ग्रुप निकालने के लिए, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, यहां 7 है, तो 7 में आप +10 कर दो तो क्या बन जाएगा? 17th ग्रुप। ये हमारा इसका पता चल गया भाई हमें। आगे देखिए Y में देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहां पे ये 4 होने के कारण हमारा कितना पीरियड हो गया? 4th पीरियड। ये 4th पीरियड में मिलता है। और
इसका देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2, और मैंने अभी बताया था 3 4 5 में हम +10 करते हैं, बाकियों को ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मिलेगा मुझे सेकेंड ग्रुप में। ओके, ये सेकंड ग्रुप में मिल गया। चलिए हमने इसकी जगह तो ढूंढ ली कि ये कहां पे मिल रहा है। तो वेयर इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स x and y placed? X is placed in third period 17th group and y is placed in fourth period and second group. Next देखिए, classify x and y as metals, non-metals और metalloids. अब सीधा सीधा देख के मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि जो मेरा एलिमेंट x है वो यहाँ पे Cl है ना, Cl है, उसका एटॉमिक नंबर देखो आप 17287। हमें पता है Cl एक नॉन मेटल होता है, तो हम यहां लिख देंगे कि दैट इट इज अ नॉन मेटल। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट y which has atomic number 20, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एलिमेंट एक मेटल होता है। ठीक है, सो यहां पे हम लिख देंगे मेटल। ओके, चलिए ये चीज भी मेरी सॉल्व हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। What will be the nature of oxide of element Y? Identify the nature of bonding in the compound formed. अब इन्हें यहां ये बोला कि जब ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। तो मेन चीज ये कि ऑक्साइड फॉर्म करेगा CaO, और CaO एक बेसिक ऑक्साइड है। ओके, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, इसको आप पानी में घोलोगे तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा नेचर में बेसिक होती हैं। ओके, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब CaO की अगर आप नेचर चेक करोगे CaO का, तो वो आयनिक है। इवन जो ये CaCl2, ये जो X और Y अपना कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये भी CaCl2 जो बनेगा एक आयनिक कंपाउंड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Ca में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl हमारे पास कितने हैं, देखिए Cl 2 है ना, CaCl2 बोल रहा हूं मैं इतनी देर से। ठीक है, सो आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। अब क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा। तो कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया, और हर एक Cl पे एक एक नेगेटिव आ जाएगा। तो 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव आ गए, फॉर्मूला बन गया CaCl2, एंड दिस इज आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस के फॉर्मेशन के कारण ये कंपाउंड फॉर्म होगा। आगे देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइवैलेंट हैलाइड। मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना ही दिया है, इसके आगे का मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे यहां पे Ca है, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को Cl को दे दिया। अब क्या होगा, Ca के ऊपर तो +2 चार्ज आ गया इस तरीके से, और Cl जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, खुद के 7 थे, और उसने Ca का एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने लिया। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को दिखाने के लिए यहां एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहां नेगेटिव देंगे और यहां 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या कि ऐसे 2 Cl इस बॉन्ड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द होल क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमने जो ये चीज सॉल्व की है वो सही है कि नहीं। The electronic configuration of X with atomic number 17 is 287. बिल्कुल सही दिया है, since it has 7 valence electron, therefore it lies in group 17, 10 plus 7 देखो. Okay? Further, since in element X, third shell is being filled, it lies in the third period. In other words, X is chlorine. तो ये क्या हो गया, X जो है वो हमारा क्लोरीन हो गया, क्योंकि उसमें 287 है ना। सो ये कौन से उसमें आ गया, हमारे थर्ड पीरियड में। ये हमने आप भी पढ़ा है, यहां दिख रहा है ना 287। आगे देखते हैं chlorine. Further, the electronic configuration of element Y with atomic number 20 is 2882. Since it has 2 valence electrons, it lies in group 2. 2 valence electron है outer most shell में, ये group 2 में lie करेगा। Further, since in element Y fourth shell is being filled, it lies in fourth period. 1 2 3 4 चौथा शेल भर रहा है, तो ये फोर्थ पीरियड में lie करेगा। ये चीज हमने देख ली। Since element X that is Ca, यहां पे ये Cl है। ओके, एलिमेंट X जो है वो हमारा Cl है। ओके, सो सिंस एलिमेंट X that is Cl has 7 electrons in the valence shell and needs 1 more electron to complete its octet, therefore it is a non-metal. ये non-metal वाला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। सीधा Y पे आ जाते हैं। Y has 2 electrons in the valence shell where it can easily lose to achieve the stable electronic configuration of the nearest inert gas, therefore it is a metal. ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये मेटल है। अभी हमने पढ़ा था कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। Since element Y, Ca is a metal, therefore its oxide CaO must be basic in nature. ये भी हमने पढ़ा। Further, since metals and non-metals form ionic compounds, therefore the nature of bonding in calcium oxide is ionic. मैंने calcium oxide का भी आपको bonding बताई थी और CaCl2 की भी बताई थी, दोनों की bonding बताई थी, दोनों में ionic है, क्योंकि वहां पे भी कैल्शियम क्या कर रहा है, देखिए कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे रहा है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों वो दे देगा, Ca2+ फॉर्म करेगा, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब पूरे 8 हो गए, और ये 2- फॉर्म कर लेगा, Ca2+ Ca2 और O2- कंबाइन होकर CaO बना लेंगे। दिस इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, और दोनों के आयन बनने के कारण बॉन्ड बन रहा है। ओके देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हमने अभी पढ़ा है। अब उनने यहां पे एक चीज है CaCl2 करके CaCl2 भी फॉर्म करके दिखाया है, और यहां अगर Ca को Ca ना लिख के आप Y भी मेंशन करा है तो Y और X को यूज करके भी आप बॉन्ड बना सकते हो। दोनों का तरीका वही है, देखिए Y के ऊपर 2+ है, Ca के ऊपर 2+ है, यही हमने किया था। Cl के देखो 8 इलेक्ट्रॉन बना के एक नेगेटिव साइन बनाया है और फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर अस। Next, question 3. Atomic number of a few elements are given below 10, 20, 7, 14. Identify the elements. चलिए सबसे पहले 10 वाला ये नियॉन है, 20 वाला कैल्शियम है, 7 वाला नाइट्रोजन है, और 14 वाला मैग्नीशियम सल्फर है, ये हमारा है ना। सो ये हमारा हो गया, क्या सल्फर है, सिलिकॉन है ये हमारा। ओके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है हमारा 14th। ओके चलिए आइडेंटिफाई द एलिमेंट, हमने आइडेंटिफाई कर दिया और ये एलिमेंट्स लिख दिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख के फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। नियॉन 10, कैल्शियम 20, नाइट्रोजन 7 एंड सिलिकॉन 14। अब ये हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 2 8 8 2 2 5 2 8 4। चलिए अब इनके अगर हमें ग्रुप्स देखने हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो +10, ये 18th ग्रुप में है, 8 + 10 18। ये हमारा कैल्शियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, +10 कर दो 15th ग्रुप में है। सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में 4 है, +10 कर दो 14th ग्रुप में है। ये हमने इनके ग्रुप निकाल लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल काउंट कर लेंगे। तो ये मिलता है हमें सेकंड पीरियड में, ये मिलेगा हमको 4th पीरियड में, ये भी मिलेगा सेकंड पीरियड में, और ये मिलेगा 3rd पीरियड में। ये सारी चीजें देखो बहुत आसान है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना है और नंबर ऑफ शेल्स को देखना है। आगे देखिए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख दिए हैं, तो इसी के साथ हमारा जो ये ABCD वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। चलिए वैलेंसी भी देख लेते हैं। नियॉन वैलेंसी 0, क्योंकि नोबल गैस है और नोबल गैस का फिल्ड पूरा शेल जो है वो फिल्ड होता है, 0 वैलेंसी। नेक्स्ट, कैल्शियम, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन वो देना पसंद करेगा, वैलेंसी हो गई +2। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो इसका हो जाएगा -3, और सिलिकॉन में 4 होते हैं तो सिंपली इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। 4 है ना 4 देना है ना 4 लेना है, 4 की शेयरिंग कर लेनी है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। ओके इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन इतना कंप्लीट होता है। ये उसका पूरा आंसर है। देखिए एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंसी एंड एलिमेंट, ये सारी चीजें अभी हमने समझ ली हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल अक्रॉस एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12। 1 यहां कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलो तो यहां लिख देते हैं मैग्नीशियम। ओके ये हो गया मैग्नीशियम। अब यहां पे 7 नंबर है, ठीक है, यहां 7 है, हम यहां लिख भी देते हैं ये 7 है और ये 2 है। जहां भी शुरू करेंगे इससे शुरू करेंगे। मेटल यूज्ड इन मेकिंग कैन्स एंड मेंबर ऑफ ग्रुप 14। अब कैन किसके बनते हैं, हमें भी ये चीज पता है, जो कैन है और या वो जो पीपे आते हैं जिसमें तेल भर के आता है वो टिन के बनते हैं। ओके ये यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ये आपको इतने पता होने चाहिए। सो हमारा 3rd नंबर पे जो है वो टिन है।
TIN, ओके, ये 10 हो गया। नेक्स्ट, अ लस्ट्रस नॉन मेटल विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, एकमात्र ही लस्ट्रस नॉन मेटल है और वो है आयोडीन। ओके, सो आयोडीन का हम नाम लिखेंगे फोर्थ में, ये दिया हुआ है, चलिए यहां लिख देते हैं IODINE, आयोडीन। नेक्स्ट, highly reactive and soft metal which imparts yellow color when subjected to flame and is kept in kerosene। केरोसिन में कौन रखा जाता है? सोडियम, और सोडियम ही है जो येलो कलर देता है फ्लेम को। ये मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के टाइम पे भी बताया है कि जो सोडियम है अगर आप उसको फ्लेम में डालोगे तो वो येलो कलर के साथ बर्न होगा। ये मेटल्स की कुछ खास आदत होती है, या आप 11th और 12th में थोड़ा और हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ेंगे, तब आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा कि क्यों कुछ मेटल्स जलाने में या मेटल के कंपाउंड्स जलाने में फ्लेम को कलर इंपार्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया हमारा सोडियम है। चलिए देखते हैं, SODIU और M, ये हमारा सोडियम है जो सेकंड नंबर से जा रहा है, डाउन की तरफ है ना। हाँ ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड भाई कौन सा नंबर है? ये फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला यहां दिया हुआ है। अब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड मतलब ये है, और इसमें फर्स्ट तो यहां हो गया, सेकंड ये है, फर्स्ट पे हमें पता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम, और इसके बाद आता है लिथियम Li। तो चलिए चेक करते हैं लिथियम का कौन सा नंबर है? फिफ्थ नंबर पे LITHIUM, ये हो गया हमारा लिथियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, an element which is used in making fluorescent bulbs and is second member of group 18 in the modern periodic table। group 18 मतलब नोबल गैसेस का, उसमें सबसे पहले आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, ये एलिमेंट्स हैं। इसमें जो सेकंड नंबर का है वो है नियॉन, तो चलिए हम मेंशन कर देते हैं कि एलिमेंट विच इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरेसेंट बल्ब, जो फ्लोरेसेंट बल्ब जो ग्लो करते हैं अच्छे, वो नियॉन कलर्स होते हैं, तो नियॉन को यूज किया जाता है। सिक्स्थ नंबर पे हमें नियॉन डालना है, तो NEON, ये सिक्स्थ नंबर पे हमने नियॉन डाल दिया है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे देखते हैं कि क्या कुछ और है क्रॉसवर्ड में। हाँ, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली का जो लास्ट मेंबर है, कौन कौन से हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो एस्टेटीन का नाम आ जाएगा, और कौन से नंबर पे आएगा देख लेते हैं, सेवेंथ नंबर पे। ओके, तो सेवेंथ पे कहां है? 7 ये है, ASTATINE, ये बन गया हमारा एस्टेटीन। ओके, ये एस्टेटीन आ गया, ASTATINE। नेक्स्ट, मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील एंड फॉर्म्स रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर पे एक्सपोज करने पे कौन रस्ट खा जाता है? वो है आयरन। तो कौन सा नंबर है ये है 8th नंबर। चलिए ठीक है, 8th नंबर में IRON, आयरन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द फर्स्ट मेटलॉइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल whose fibers are used in making bullet proof vest। पहला मेटलॉइड है, मैं बार बार नाम लेता रहता हूं हमेशा, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम एंड एस्टेटीन, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। इसमें पहला आता है बोरॉन, तो चलिए नाम डाल देते हैं बोरॉन का 9th नंबर पे, BORON। ठीक है, ये हमने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। चलिए अब चेक करते हैं आंसर की क्रॉसवर्ड में क्या हमारा सही हुआ है या नहीं। मैग्नीशियम, सोडियम, बोरॉन, आयोडीन, नियॉन, लिथियम, आयरन, एस्टेटीन एंड टिन और आयोडीन, ये सारी चीजें हमने डाली थी और ये हमारे क्रॉसवर्ड से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो क्रॉसवर्ड सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन हमारा बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। In this ladder, symbols of elements are jumbled up. Rearrange these symbols of elements in the increasing order of their atomic number in the periodic table. यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो जम्बल्ड फॉर्म में हैं, हमको इनके एटॉमिक नंबर इनको देना है। चलिए एटॉमिक नंबर दे देते हैं और उसके बाद हम इनको ग्रुप्स में अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे। तो पहला काम है हमारा इनको एटॉमिक नंबर देने का। शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख देते हैं 1। ओके, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हीलियम, ये दिया हुआ है देखिए हीलियम। फिर आता है लिथियम। फिर उसके बाद बेरिलियम दिख रहा है क्या कहीं हमें यहाँ, बेरिलियम। फिर उसके बाद बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन हमारा नहीं, हाँ ये दिया हुआ है नाइट्रोजन, कितना हो गया 6 7 नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम ये रहा सबसे ऊपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन मुझे यहां दिख रहा है, हम सिलिकॉन को तो डाल ही देते हैं, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, ये रहा सल्फर, क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, आर्गन, ये है आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम 20। यहां एल्यूमिनियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम को डाल देते हैं 13। इस तरीके से देखिए हमने सबको एटॉमिक नंबर्स दे दिए हैं। अब वही है ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब उन्होंने बोला है कि इनको अरेंज करो आप ग्रुप्स में, तो चलो ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, फिर यहां आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन। एक मिनट, इसको हम थोड़ा इधर से लिखना शुरू करते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, अब इस तरीके से अगर मैं इसको लाइन खींच दूं तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारे अलग अलग ग्रुप्स बन गए। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा फिर सेकेंड है, फिर बीच में आ जाते हैं थर्ड से लेके पूरा। अब क्योंकि यहां पे जो आएगा वो तो हम +10 करेंगे, ठीक है, तो यहां से हम करेंगे इनको 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये देखो हमने सबको क्लासिफाई कर दिया पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज। ओके, चलिए अब हम अपना आंसर चेक करते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमने यही किया था, और थर्ड से लेकर 12 तक बीच में गैप छोड़ा था, क्योंकि थर्ड से लेकर 12 तक जो आता है ना वो नीचे फोर्थ पीरियड से आके शुरू होता है, ठीक है, तो हमें इतने छोड़ने पड़ते हैं फिर आगे का आता है, इसलिए हम लोग +10 करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है अब क्वेश्चन 6। देखिए, Mendeleev's predicted the existence of certain elements not known at that time and named 2 of them as एक सिलिकॉन एंड एक एल्यूमिनियम। एक वर्ड एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब पहले सिलिकॉन है फिर उसके बाद कोई एलिमेंट आया, पहले एल्यूमिनियम है फिर उसके बाद कोई एलिमेंट आया। तो ये तो वैसे भी हमने है ना थ्योरेटिकली ये चीज पढ़ी हुई है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं। जैसे देखिए ए के सिलिकॉन की बात करें तो क्विक रिवीजन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो इन मेंडलीव ने छोड़ी थी जगह वो किसके लिए छोड़ी थी, ए के सिलिकॉन ने जर्मेनियम की जगह, ये जर्मेनियम बन के आया था, और उसके बाद एक एल्यूमिनियम जो है ये गैलियम बन के आया था। ओके, सो एक एल्यूमिनियम एंड एक सिलिकॉन, ये एलिमेंट्स हमने वहां ढूंढे थे, थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, क्विक रिवीजन में भी इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये हमने डाल दिया। मेंशन द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप और इसका हमें ग्रुप और पीरियड नंबर बताना है। गैलियम और जर्मेनियम तो अब आप बोलेंगे कि भाई हमने इनके एटॉमिक नंबर्स याद ही नहीं करे हैं, तो भी कोई बात नहीं, आपको सिलिकॉन पता है क्या है, आपको एल्यूमिनियम पता है क्या है। ओके, सिलिकॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसका 14 एटॉमिक नंबर हो गया। एल्यूमिनियम इससे पहले है जस्ट, तो इसका हो गया 13। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 284 और ये हो जाएगा 283। देखिए ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस आ गए। अब सिलिकॉन में अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन ये 3 शेल बता रहे हैं कि ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, थर्ड पीरियड है, और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14th ग्रुप है, ठीक है। सो ये 14th ग्रुप है थर्ड पीरियड के साथ। अब थर्ड पीरियड जो है वो क्या बताएं, जब ये थर्ड है सिलिकॉन तो इसके बाद जो आया होगा वो 4th पीरियड में होगा। तो चलिए यहां हम सबसे पहले लिखते हैं 4th पीरियड। किसका पता चल गया हमको, ये सिलिकॉन वाले का, जर्मेनियम का 4th पीरियड पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि सिलिकॉन पहले है और उसके जस्ट नीचे ये है, तो अगर ये थर्ड पीरियड में है सिलिकॉन तो जो हमारा जर्मेनियम होगा वो इसके जस्ट नीचे 4th पीरियड में आया होगा। इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी देखिए 1, 2 और 3, ये जो 3 शेल है वो ये बताते हैं थर्ड पीरियड है। इसके मतलब एल्यूमिनियम के बाद जो गैलियम आया होगा वो 4th पीरियड में गया होगा, तो इसका भी हमें पता चल गया कि 4th पीरियड है। किसका, ये जर्मेनियम का और ये गैलियम का,
है ना, ये गैलियम और ये जर्मेनियम। अब हमको देखना है कि ये कौन सा ग्रुप नंबर है। तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 14। अब जब यही बोला है कि इसके जस्ट नीचे है तो ग्रुप तो बदलेगा नहीं, ग्रुप तो पूरा एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये अगर 14th ग्रुप में सिलिकॉन है तो हमारा जर्मेनियम भी 14th का होगा। एल्यूमिनियम अगर 13th ग्रुप में है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +10 कर दिया 13th ग्रुप, तो गैलियम जो होगा उसका भी ग्रुप 13 होगा। ओके, तो 13 और 14 ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब हमें पता है कि जो हमारा गैलियम है ये एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर जाते ही पिघल जाता है, तो ये एक ऐसा मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद आता है जर्मेनियम। अब भी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, तो ये मेटल है और ये मेटलॉइड है। चलिए ये भी हुआ। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि ये सेम पीरियड में आएगा तो जितने सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में 4, तो जर्मेनियम में भी 4 होंगे, और एल्यूमिनियम में 3, तो गैलियम में भी 3 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे करके, और एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर चेक करते हैं हम अपना। एक सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम, एक एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। चलिए बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर ऑफ Ga इज 13 एंड इट्स पीरियड इज 4। बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर ऑफ Ge इज 14 एंड इट्स पीरियड इज ऑल्सो 4। तो ये हमारा क्लियर हो गया जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल, और जो हमने अभी सॉल्व किया वो भी सही है। Ga इज मेटल एंड Ge इज मेटलॉइड, बिल्कुल सही। Ga lies in group 13, therefore it has 13 minus 10 3 valence electrons. Similarly, Ge lies in group 14 and hence it has 14 minus 10 4 valence electron. ये माइनस क्यों किया? क्योंकि प्लस करके हम ग्रुप बताते हैं, माइनस करके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। ये तो सिंपल इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था, हमने सही कंसेप्ट अप्लाई किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है एटम का, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा शेल होंगे, ज्यादा शेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऐसे में अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लेफ्ट में मेटल होता है, राइट पे नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों हो रही है? साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये भी चीज हमें पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है क्योंकि नया शेल ऐड होता जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज कम होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये कंसेप्ट क्विक रिवीजन में पढ़ा हुआ है, अगर कोई डाउट है तो क्विक रिवीजन को आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है। क्यों? ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा मेटल होगा, और जो जितना देर से और धीरे इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल होगा। या इलेक्ट्रॉन दे ही ना, खींच ले इलेक्ट्रॉन को, वो भी नॉन मेटल बहुत अच्छा। तो देखिए अक्रॉस अ पीरियड आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं हम, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और मेटल्स ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ओके, चलिए ये तो स्टेटमेंट्स हुए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। On the basis of the above trends of the periodic table, answer the following about the elements with atomic number 3 to 9. चलिए मेंशन करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमने 9 तक के एटॉमिक नंबर्स के साथ लिख दिए हैं पहले। चलिए एलिमेंट लिखना से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहां से शुरू करिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इतने ही बोले हैं उनने, हमने इतने लिख दिए। चलिए अब देखते हैं, नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग देम। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने में अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हो गया? हमारे सबसे पहला लिथियम। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लिथियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा तेजी से खींच सके। साइज जितना छोटा उतना जल्दी खींचेगा। लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और साइज कम होता है। इसका मतलब हमारा फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
सो यहां लिख देंगे फ्लोरीन। नेम द एलिमेंट विच विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अभी पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, तो सबसे राइट वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा। यहां पे भी हम लिख देंगे फ्लोरीन। नेम द एलिमेंट विच इज मेटलॉइड। अब इनमें से मेटलॉइड कौन सा है, इतनी बार नाम याद कर लिया है, बोरॉन। ओके, सो यहां लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे बी। नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। वैलेंसी लिखें तो इसकी 1 2 3 4 3 2 1। मैक्सिमम वैलेंसी किसकी दिख रही है, देखिए कार्बन, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी। अब आंसर्स चेक करें, हमारी सीरीज क्या आ रही है आंसर्स की, लिथियम पहले का आंसर है, फिर फ्लोरीन, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। चलिए अब इसको चेक करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ए का आंसर लिथियम सही है, ओके। बी का है फ्लोरीन, देखिए, ओके। नेक्स्ट थर्ड का देखिए फ्लोरीन, फोर्थ देखो बोरॉन, नेक्स्ट देखो कार्बन। बिल्कुल सही, हमने सही कंसेप्ट लगाया है, ऐसे ही लिख के सॉल्व किया था। तरीका भी हमारा बिल्कुल सही था, लिख के पहले सॉल्व कर देना चाहिए, फिर उसके बाद आप फाइनली उसको अपने आंसर कॉपी में मेंशन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An element X which is a yellow solid at room temperature shows catenation and allotropy. अब कैटेनेशन और एलोट्रोपी ये मत सोचिएगा कि हमेशा कार्बन ही शो करता है, क्योंकि येलो कलर का सॉलिड एक और एलिमेंट होता है जो कार्बन के आसपास ही मिलता है, वो है सल्फर। राइट साइड पे मिलने वाला सल्फर, वो भी येलो कलर का होता है और कैटेनेशन एलोट्रोपी शो करता है। कैटेनेशन का मतलब आप समझते हैं, जो एक के बाद एक जुड़ता जाए। तो सल्फर की भी एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि S8 8 एटम्स तक जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो चेन या कुछ तो बनी। सल्फर ने भी तो अपने खुद के साथ बॉन्डिंग दिखाई, दिस इज कैटेनेशन। एलोट्रोपी, सल्फर के कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स मिलते हैं एज पर 12th क्लास एनसीईआरटी। उसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। सो मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर, ओके। ये दो एज पर 12th क्लास की एनसीईआरटी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। हमने उससे आइडेंटिफाई कर लिया कलर से कि सल्फर जो होता है, सल्फर का पाउडर थोड़ा सा येलो होता है। X forms two oxides which are also formed during the thermal decomposition of ferrous sulfate। चलिए लिख के देखते हैं फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या बन रहा है। तो हमने यहां लिखा FeSO4 gives Fe2O3। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। देखिए ध्यान से, उनने बोला है कि जो इसके ऑक्साइड्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के टाइम पे। तो SO2 और SO3 ये दो उसके ऑक्साइड्स हैं और दो ही ऑक्साइड यहां पूछे हुए हैं, 2 ऑक्साइड। नेक्स्ट, एंड आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट। और ये बहुत मेजर एयर पोल्यूटेंट है। क्यों मेजर एयर पोल्यूटेंट है? क्योंकि SO2 और SO3 जो है ये जब पानी में मिलते हैं, हवा में समझ लो प्रेजेंट है, जब बारिश होगी तो बारिश में ये मिलके SO2 जब है ये जब पानी में मिलेगा प्लस H2O तो क्या फॉर्म करेगा, H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और यहां SO3 जो है ये पानी से जब मिलेगा तो फॉर्म करेगा H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोल्यूशन हुआ ना, एयर में ये प्रेजेंट है, इसके कारण ही तो एसिड रेन हो रही है। और ये एसिड रेन इनके कारण होती है, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। और ये दो ऑक्साइड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस एसिड रेन के लिए। आगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X। हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तो सल्फर है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X सल्फर। चलिए ठीक है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। क्लोरीन, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है 17, तो ये 16 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 286, है ना। सो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 286। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये हमने देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल की, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट, What would be the nature acidic basic of oxides formed। अब ये चीज तो हमने पहले ही सॉल्व कर दी, एसिड फॉर्म हो रहा है, सीधा टिक लगा दो एसिडिक। और ये चीज वहां मेंशन करना तो एसिड लिखना, हवा में हम नहीं बोल सकते एसिडिक, हमें प्रूफ करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट, लोकेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां मिलता है, देख के बताओ। 1 2 3, 3 शेल मतलब थर्ड पीरियड, और आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 करो 16th ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया।
चलिए चेक करते हैं अब हमारे आंसर्स। एलिमेंट X which is a yellow solid at room temperature and shows catenation and allotropy is sulfur, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286। ये देखिए 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3, बिल्कुल सही। यहां हीट लगाए हमने, ट्राइंगल लगाया था, ट्राइंगल का मतलब हीट होता है। नेक्स्ट, बोथ SO2 and SO3 आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, बिल्कुल सही। सिंस सल्फर इज अ नॉन मेटल देयरफॉर बोथ SO2 and SO3 आर एसिडिक, ये भी हमने प्रूफ कर दिया एसिड बना के। Since they dissolve in water to form the corresponding acids, पहले ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। SO2 plus H2O gives H2SO3 and SO3 plus H2O gives H2SO4। और कैसे सॉल्व किया ये अभी हमने आपको करके बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्या दिया, हाँ चलिए थर्ड पीरियड में वही चीज है जो अभी सॉल्व करके बताइए। थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप, ओके वो 6 में +10 करके 16th एंड थर्ड पीरियड, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। An element X of group 15 exists as diatomic molecule and combines with hydrogen at 773 Kelvin। एक एलिमेंट X है जो कि ग्रुप 15 का है। अब ग्रुप 15 का है इसका मतलब क्या कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ग्रुप 15 का है। ग्रुप 15 में -10 करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 5, ओके। It combines with hydrogen at 773 Kelvin in the presence of catalyst to form a compound ammonia। अब अमोनिया होता है NH3, उन्हें लिखा हुआ है अमोनिया, तो ऑब्वियस सी चीज है जब वो बोल रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो दे ही रखा है, बचा क्या नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन हो गया एटॉमिक नंबर 7 और कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ये हमने लिख दिया। अब which has a characteristic pungent smell, हमें पता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, उससे हमने निकाल लिया। Identify the element X, identify the element X में नाइट्रोजन, how many valence electrons does it have? 5 valence electrons, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकाल लिया। Draw the electron dot structure of the diatomic molecule of X। अब X जो है वो नाइट्रोजन, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। चलिए लिखते हैं, 2 नाइट्रोजन आमने सामने आ गए, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन में 5-5 इलेक्ट्रॉन आमने सामने हो, ऐसे 3-3 इलेक्ट्रॉन आमने सामने हो जाएंगे। अब इसके देखिए ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले के भी 8 हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड, हर एक पेयर एक बॉन्ड बताता है, तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट। अच्छा यहां पे भी पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और अमोनिया, अमोनिया को बना के देखते हैं। अमोनिया ये है N, 3 हाइड्रोजन H3, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए बढ़िया बात है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, ओके। अब हाइड्रोजन को तो अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, बढ़िया। आगे नाइट्रोजन को इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 2 4 2 6 2 8। और देखिए हर जगह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसका मतलब ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ओके। तो ये हमने पूरा सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन का कर दिया। देखिए 1 नंबर तो आपको ये लिखने में मिल जाएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X नाइट्रोजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया। सो आपने ये बताया, ये बनाया और लिखा, कौन सा बोला है उन्होंने, बॉन्ड, तो ये बना के बॉन्ड लिखा, कोवैलेंट मिल गया, 2 नंबर, एक इसका और एक बॉन्ड बताने का। अगला वाला भी हो गया 2 नंबर का, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना 1 नंबर का, और 1 नंबर में ये बताना कि बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से 5 नंबर आराम से इस क्वेश्चन के सिर्फ 5 से 6 लाइन लिखने में हमें मिल रहे हैं। अननेसेसरी का हमने टाइम वेस्ट भी नहीं किया और टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर्स हमने लिखे, मगर स्टेटमेंट कंप्लीट करना, हमेशा स्टेटमेंट को आधा नहीं छोड़ना है, ओके। आंसर चेक करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म कर रहा है NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3, 773 केल्विन पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X is 7, so its electronic configuration is 2 and 5, thus it has 5 valence electrons, हो गया। Nitrogen has 5 valence electrons, therefore it needs 3 more electrons to complete, so
it shares 3 of its electron with 3 electrons of the other nitrogen atom। ये नहीं लिखना है इतना, उनने सीधा बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो देखते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और यहां देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड का आंसर मेंशन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड वो फॉर्म करता है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया था, एक नाइट्रोजन ने 3 दिए, एक नाइट्रोजन ने 3 दिए, और उनने शेयरिंग कर ली और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, और नेक्स्ट ये अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था, वो नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन यहां आ गए। नाइट्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और हर हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर किया है। क्या फॉर्म हो गया, NH3। ओके, एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स, और क्योंकि सबके बीच में एक एक बॉन्ड है तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और नाइट्रोजन में देखिए ट्रिपल था तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which group of elements could be placed in Mendeleev's periodic table without disturbing the original order? Give reason। अब ये हमने theoretically क्विक रिवीजन में भी पढ़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है या चीज याद नहीं आ रही है तो आपको एक रिवीजन जाके फिर से देखिए। वहां पे मेंशन्ड है कि मॉडर्न मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल थी वो इतने अच्छे से बनी थी कि नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुई हैं वो बिना किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब करे मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आराम से प्लेस की जा सकती है। और कैसे, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो इस तरीके से है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 8th ग्रुप जो है वो बड़ा है। अब इसके बाद आप आराम से यहां पे नोबल गैसेस डाल सकते हो बिना टेबल को डिस्टर्ब करे। तो नोबल गैसेस वो ग्रुप है, क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस जो है एक तो वो इनर्ट होती हैं, और मेंडलीव ने क्या किया है, यहां पे जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज के साथ ग्रुप्स में मैच होते हैं। अब नोबल गैसेस तो ऑब्वियसली बात है यहां किसी से मैच नहीं होगी, क्योंकि ये सारे रिएक्टिव है, थोड़ा बहुत रिएक्शन देते हैं। नोबल गैसेस मगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, तो इसलिए बीच में नहीं डाली गई, और ये एक साइड में कॉर्नर में डाल के बिना किसी चीज को डिस्टर्ब करे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बन सकती थी। ओके, सो चलिए आंसर देखते हैं इसका। At the time when Mendeleev gave his periodic table, noble gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon were not known. When these gases were discovered much later, these all were placed in the new group called the zero group without disturbing the original order. पहले तो वो रिएक्ट, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होती ना, तो मिलेंगी कैसे? अभी तक तो हम उन्हें ढूंढ रहे थे जो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिल रहे थे, अब कंपाउंड्स के फॉर्म में ये गैसेस तो मिलती नहीं है क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, इस कारण ये लेट मिली। तो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये थी नहीं, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब करे इनको साइड में डाला जा सकता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Give an account of the process adopted by Mendeleev for the classification of elements. How did he arrive at periodic law? अब उन्होंने ये बोला है कि कौन सा प्रोसेस यूज किया गया था, तो प्रोसेस यूज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब उन एलिमेंट्स को अरेंज कुछ इस तरह से किया कि मेंडलीव ने ग्रुप्स और पीरियड्स बना दिए। तो मेंडलीव ने क्या किया, इस तरीके से ग्रुप्स और इस तरीके से पीरियड्स बना दिए। इससे फायदा क्या हुआ कि एक एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी से सिमिलर, फिर ये इसकी प्रॉपर्टी से, ये इसकी प्रॉपर्टी से, ये इसकी प्रॉपर्टी से, ऐसे सिमिलर एलिमेंट साथ में आ गए। उन्हें यह ध्यान रखते हुए पीरियोडिक टेबल को बनाया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में साथ में आ जाए। ये उनकी सबसे अच्छी खासियत थी। अब जब वो एक साथ ग्रुप में ऐसे आने लगे कि हर, जैसे ये एक एलिमेंट है, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स अरेंज हुए, फिर जो एलिमेंट आया वो इसके जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फिर यहां सीधे सीधे एलिमेंट चले, फिर जो एलिमेंट आया वो इसके जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ, उनको प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिलती गई, और सिमिलैरिटी अगर प्रॉपर्टीज में आ रही है एक प्रॉपर गैप के बाद, एक प्रॉपर सीक्वेंस के बाद, उसे पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब देखो, इतने एलिमेंट्स बीच में आए, फिर जो एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी सेम थी, फिर इतने एलिमेंट्स बीच में आए, फिर जो एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो ये क्या हो रहा था, कुछ कुछ टाइम में एक ऐसा एलिमेंट आ रहा था जिसकी प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट कर रहे एलिमेंट से मैच कर रही थी। इसे बोला गया पीरियोडिसिटी, और उसी पीरियोडिसिटी से उन्होंने लॉ दे दिया दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग आप अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो आपको प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज मिलेंगी, और वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल में एटॉमिक मास के कारण है, ऐसा मेंडलीव ने बोला।
कि मास के कारण है। फिर तो बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हेनरी मोजले ने जो लॉ दिया था दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदलता नहीं है, और दूसरी चीज एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, दो एलिमेंट का हो नहीं सकता सेम। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में आ गई थी। तो यहां पे इतना क्लियर है आपको। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। When the various elements were arranged in order of their increasing atomic masses, elements having similar properties fell under one another in the same vertical column called group. यही मैंने अभी आपको बताया कि एक ही ग्रुप के नीचे elements with similar properties आते गए। He further observed that repetition of elements with similar physical and chemical properties occurred after certain regular interval. इंटरवल भी समझाया कि कुछ सीरीज चलती थी एलिमेंट्स की, फिर प्रॉपर्टी कॉमन होती थी, फिर चलती थी, फिर प्रॉपर्टी कॉमन होती थी, ये चीज चलती गई। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन मेंडलीव प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, तो यहां पे इसका ये आंसर जस्टिफाई होता है। इसी के साथ हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं वो पूरा कंप्लीट होता है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब सारे कंसेप्ट जो होंगे वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आंसर में कितना और क्या लिखना है वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स पे अगर आपको किसी वीडियो को ढूंढने में या सीक्वेंस वाइज देखने में दिक्कत आ रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहां पे नीचे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड और सीबीएसई हिंदी मीडियम दिया हुआ है। आप जैसा भी देखना चाहें अपने कंफर्ट के हिसाब से इस पे क्लिक करें और उस पे जा सकते हैं, डायरेक्टली उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। जैसे हमारा कंसर्न जो है वो इंग्लिश मीडियम का है तो हम इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पलर के ऑप्शन में जाएंगे, और जब हम एग्जाम्पलर के ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरीके से जो सामने स्क्रीन खुलेगी वो सारे एग्जाम्पलर्स का पैकेज लेके दिखेगी आपको। यहां पे केमिस्ट्री का ऑप्शन है, केमिस्ट्री पे आप जाएं, एग्जाम्पलर को स्पेसिफिकली यहां पे पढ़ें। जैसे ही आप यहां वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे वो इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और आपको ये पर्टिकुलर कोर्स देखने पे क्या मिलेगा वो सब यहां पे मेंशन्ड है। यहां नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं कि कौन से चैप्टर में कितने वीडियो आ चुके हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वरना हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। आपको जो वीडियो देखना है आप उस चैप्टर पे क्लिक करें और सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखते जाइए। जैसे ही आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे यहां पे इस तरीके की स्क्रीन आएगी, यहां पे वीडियो होगा, आप प्ले करें, अपने वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, कंसेप्ट्स को क्लियर करें और पढ़ाई को जारी रहने दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, वरना इसे उन दोस्तों को या उन सिबलिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को भेजें जिनकी हिंदी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब यह कि उन्हें हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी खास करके लिए उनके लिए ही बनाया गया है और यह भी 100% फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। सो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए जो कि आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेगा एक से सारे सब्जेक्ट्स के सारे कंसेप्ट्स। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक 100% फ्री में सारा सिलेबस आपको अवेलेबल कराता है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। और खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज या फीस पे नहीं करने पड़ती है। सो A to Z पूरा कंटेंट 100% फ्री। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।